नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश प्रगति नहीं कर सकता। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि बदलते मौसम में मुर्गियों और उनके चूजों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में इनकी देखभाल आप कैसे करें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा से। आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप जाड़े के दिनों में चूजा प्रबंधन जो मुर्गी पालक किसान हैं वो किस प्रकार से करें ताकि क्षति कम हो और उत्पादन लाभ ज़्यादा हो। चूजा घर में पुरानी पड़ी बीट को खुरच कर निकाल दें। फर्श को फिनाइल पानी से धोकर साफ करें। घर के अंदर चूने से सफेदी करा दें। चूजा घर के सभी खिड़की या दरवाजे बंद कर 60 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट और 120 मिलीलीटर फार्मूलिन को 1 लीटर पानी में प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से लेकर छिड़काव करें। तो चूजा प्रबंधन से हम यह जानते हैं कि जो एक दिन का चूजा 1 से 2 दिन का जो चूजा हमारे यहाँ आता है हमारे फार्म में, तो वह सीधे हैचरी से निकल के आता है। तो उसकी जो बिछाली हम लोग बिछाएंगे वो कम से कम 3 इंच से 4 इंच की मोटाई वाली हो, ताकि नीचे से ज़मीन से ठंडक न प्रवेश करे। और बिछाली के ऊपर हम लोग न्यूज़पेपर या साफ बोरे का प्रयोग करेंगे, उसको बिछाएंगे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देंगे ताकि बिछाली किसी रूप से जो नए चूजे हैं वो उसका सेवन न करें, नहीं तो उससे भी मृत्यु दर होती है। चूजा के प्रवेश से पहले सारे बत्तियां जली हुई होनी चाहिए ताकि जो तापमान है वह 95 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जाड़े के दिनों में आप अवश्य मेंटेन करेंगे। और उसके लिए एक ठो रूम थर्मामीटर भी लटका के रखें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि तापमान पर्याप्त है, जो चूजों को शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ रहने में सहायक होगा। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया हुआ होना चाहिए। पानी पहले से ही ब्रूडर के नीचे रखें, इससे पानी भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के लिए पॉलिथीन के छोटे गोल शेड से ढककर हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। और हैचरी से निकल के आने के बाद उसको एक निर्धारित तापमान की आवश्यकता होती है, वह हमें देना है। तो इसके लिए आप ब्रूडर का व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की प्रयोग करें और बल्ब का संख्या कुछ इस तरह से निर्धारित हो कि प्रत्येक चूजा 2 से 2.5 वाट की आवश्यकता होगी। अब 2 से 2.5 वाट का मतलब अगर हम लोग 200 से 250 वाट का बल्ब लगाएं तो 100 चूजा के लिए पर्याप्त होगा। ये जो शुरुआती सप्ताह है इसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं चौथे सप्ताह में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान आपको मेंटेन करके रखना है। फिर पर्याप्त मात्रा में जल के बर्तन आप जो ब्रूडर कर रहे हैं वहाँ पे बर्तन रखें। प्रति 100 चूजे 3 से 4 जल एवं भोजन के पात्र आवश्यक हैं वहाँ पे। अब एक जो ब्रूडर का जो क्षेत्र है उसमें 300 से 500 चूजों के लिए आप ब्रूडिंग का व्यवस्था करें। उससे अधिक अगर संख्या में चूजा पालन करने जा रहे हैं तो एक दूसरा ब्रूडर सेट आप तैयार कर लें।
ब्रूडर जब हम लोग बनाने जाएंगे तो एक चिक गार्ड दिया जाता है जो करीब करीब 1.5 फीट ऊंचा होता है। वो एल्यूमिनियम शीट्स से भी बनते हैं, या अगर आपके पास अन्य कोई पदार्थ हैं तो उसका भी बनाएं, ताकि चूजे जो निर्धारित ब्रूडर क्षेत्र है उससे बाहर न जाएं। चूजों को पहले 15 घंटों में 8% शक्कर या गुड़ घोल पीने के पानी में दें। पहले 3 से 5 दिनों तक पीने के पानी में एंटीबायोटिक पाउडर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी पाउडर, इलेक्ट्रॉल या ORS का पाउडर दें। टीकाकरण खासकर मरेक्स, रानीखेत और गुम्बोरो बीमारी के अति आवश्यक है। पहले दिन के चूजे में मरेक्स का टीका, 2 से 7 दिन पर रानीखेत F1 स्ट्रेन का टीका, 13 से 17 दिन पर गम्बोरो का टीका, 6 सप्ताह की उम्र पर रानीखेत RB का टीका, 8 सप्ताह पर फाउल पॉक्स का टीका और 16 सप्ताह की उम्र पर रानीखेत RB स्ट्रेन टीका देना चाहिए। अब चूजों को आपस में इकट्ठा होने न दें, उनको समय समय पे दौड़ाने का प्रयास करें, क्योंकि जाड़े का दिन है, चूजे आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने से भी दब के मरने की संभावना बढ़ जाती है। आपके ब्रूडर हाउस में अगर चूजे खुले तौर पे बहुत फ्रेश और निर्भीक घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका तापमान सटीक है। कक्ष का जो वेंटिलेशन है ये भी बड़ा मायने रखता है। वेंटिलेशन पर्दा जरूर ढके और ऊपर से नीचे की ओर जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा हवादार रखें, ताकि हवा का आवागमन अवरुद्ध न हो, क्योंकि वेंटिलेशन के कमी से भी नाना प्रकार के बीमारियां, विकार पैदा हो सकते हैं, जो कि उनके रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करेंगे और बीमारियां पैदा करेंगे। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं: प्रारंभिक आहार, ग्रोवर आहार और फिनिशर आहार। प्रारंभिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 22 से 24% और ऊर्जा की मात्रा 27 से 28 किलो कैलोरी तक होती है। ग्रोवर आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा प्रारंभिक राशन की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। मुर्गी पालक किसान भाई इसको अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं और मृत्यु दर बढ़ने की जो आशंका है ठंड लगने के चलते, और ठंड लगने से उसके बाद अन्य बीमारियों का भी अटैक होने की जो संभावना है यह काफ़ी कम कर सकते हैं, और चूजों की मृत्यु दर कम करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में पिछले साल बोई गई गन्ने की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है और कई लघु और सीमांत किसान अब गन्ने के रस से गुड़ बनाएंगे। तो स्वच्छ गुड़ बनाने के लिए आप कौन कौन से पहलुओं पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपम अमिताभ। गुड़ बनाने की विधि में सबसे पहले बात करते हैं उत्तम गुड़ के प्रमुख लक्षण की। तो गुड़ दिखने में सुनहरे रंग का, पर्याप्त ठोसपन लिए खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त गन्ने के प्रभेद का चुनाव, कटाई के समय की पहचान और कटाई का तरीका, रस उबालना, रस की सफाई आदि प्रमुख पहलू हैं। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उचित प्रभेद का चयन करना। जैसे हमारे ईक अनुसंधान संस्थान से जो भी उचित प्रभेद है, जिसमें BO 91, BO 138, BO 139, COP 112, इसके अलावा इस वर्ष हम लोग COP 16437 जो कि राजेंद्र गन्ना 1 के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हम लोग गुड़ बनाएंगे और उसके रिकवरी के बारे में जानेंगे। गुड़ उत्पादन के लिए गन्ने के विभिन्न प्रभेदों के निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान ले कि गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काट कर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। जब हम लोग
गुड़ के बनाने के लिए जब प्रभेद का चयन करते हैं उसके बाद तुरंत ही हम लोग उसके पेराई में जाते हैं। तो पेराई करने के लिए दो तरह के क्रशर आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्रशर है और एक वर्टिकल क्रशर है। हॉरिजॉन्टल क्रशर जो है वो रोलर पे, मीन्स अगर जो रोलर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे हम लोग 2 से 3% ज़्यादा, वर्टिकल से ज़्यादा हम लोग रिकवरी करते हैं। क्रशर के बाद जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम, जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। तत्पश्चात जो भी रस है उस रस को हम लोग निर्मलीकरण के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का उपयोग करते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं, जिस समय कि रस थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मैल है, स्कम है, वो ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे आपका जो रस है वो गर्म होगा तो वो गंदगी ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम लोग उसे छलने से छानकर स्कम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी, रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खासा ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय जूस की सफाई बहुत अच्छे से होगी तो तत्पश्चात अब उसकी भंडारण या उसका जो रंग है वो काफी अच्छा होगा। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीलीटर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी के जलने का खतरा कम हो जाता है। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इससे पहले जांच कर लें कि गुड़ हेतु चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबोकर अच्छी तरह ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उससे चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे एवं सूखे सूत हवा में उड़ने लगते हैं तो समझना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधे से प्राप्त रस जमता नहीं है। इस हेतु 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूप में जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं और जो गुड़ हम लोग को मिलता है वो एक अच्छे क्वालिटी, उत्तम प्रकार की गुड़ उपलब्ध हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी जो बात है वो है इसके भंडारण के लिए, इसको स्टोरेज के और पैकेजिंग के लिए। तो नॉर्मतः हम लोग जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी कंडीशन, उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने कि किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रखरखाव में क्या क्या चीज ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ एवं मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में रबी मक्का की बुआई इस माह के अंत तक समाप्त करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान 3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान 5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेंद्र शंकर मक्का 1, राजेंद्र शंकर मक्का 2 एवं राजेंद्र शंकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद,
एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। सिंचित एवं समयकालीन गेहूं की किस्मों की बुआई प्राथमिकता से करें। बुआई हेतु PBW 343, PBW 443, CBW 38, DBW 39, HD 2733, 2824, K 9107 किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम बेबीस्टीन की दर से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। आलू की रुपाई प्राथमिकता से करें। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 तथा राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में हैं। राई की पिछेती किस्में राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम एवं राजेंद्र राय पिछेती की बुआई इस माह के अंत तक कर ले। राई की फसल जो 20 से 25 दिनों की हो गई है उसमें निकौनी तथा बछनी करें। चना की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। चना के लिए उन्नत किस्म पूसा 256, KPG 59 उदय, पंतजी 186 एवं पूसा 372 अनुशंसित है। बीज को राइजोबीन कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर से उपचारित कर बुआई करें। छोटे दानों के किस्मों के लिए बीज दर 75 से 80 किलोग्राम एवं बड़े दानों के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर रखें। विगत माह बोई गई मटर, राजमा, लहसुन एवं सब्जियों वाली फसलें, बैगन, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी में निकाय गुराई तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैगन, टमाटर एवं मिर्च की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी करें। कचरा, कठुआ, पिल्लू से मक्का, मटर, मसूर एवं राजमा की फसलों की निगरानी करें। अधिक नुकसान होने पर क्लोरपायरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बाबूपुर, जिला दुमका के कृषक सुखदेव महतो ने। यह पपीता के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखदेव महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है बल्कि लाभ भी जल्दी देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है, जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे अमृत घट भी कहा जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्णकुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदरी और बेडोल हो जाती है। पत्तियों के शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती है। इसी तरह किसान भाइयों, पपीता की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती है।
इस तरह किसान भाइयों इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाए वह किसी प्रमाणित संस्था से ही लाए और नर्सरी को लो टनल पॉलीहाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पॉट में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट करें और इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पाएंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक, आलू की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।